अरे सुनिए, आपको पता चला कि नहीं, मोदी जी का छोटा भाई चोर है, उचक्का है, लफुआ है। क्या हुआ, डर गए क्या कि कहीं भक्त अंबुज कुमार पे वो मुकदमा न कर दें? अरे डरने की बात नहीं है भाई, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये बातें बिहार से सांसद पप्पू यादव बोल रहे हैं। जी हाँ, ऑन कैमरा पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा चरित्र चित्रण किया है कि सुन के आपकी हंसी नहीं रुकेगी। मगर टेंशन की बात यह है कि जिसको भी मोदी जी अपना भाई बताते हैं वो इनकी इज्जत का कबाड़ा काहे बनाते हैं, यानी वो बार बार गड़बड़े काहे निकलते हैं? या फिर हो सकता है कि जो गड़बड़ हो उन्हें ही अपना भाई बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने धीरेन्द्र को अपना छोटा भाई कहा था, एक वक्त में मेहुल चौकसी को भी मेहुल भाई बुला रहे थे, उन महाशय ने भी नाक कटवाई, और छोटा भाई तो पूरे देश की काट रहा है। पप्पू यादव ने कैसा चरित्र चित्रण किया है उसको देखेंगे। वैसे याद दिला दें, एक वक्त में हमारे हुजूर ने बलात्कारी आसाराम को भी पूज्य बापू बुलाया था, यानी जिससे भी रिश्ता जोड़ते हैं वो उल्टा सीधा गड़बड़ निकलता है। इन सब पर तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसने भक्तों के मोहल्ले में गर्दा मचा दिया है। जी हाँ, ये फैसला सुनकर बहुत सारे चिंटुओं को रात में नींद नहीं आएगी, और फैसला है मदरसे को लेकर। बहुत गजब का फैसला है। योगी सरकार के ताले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा जोरदार हथौड़ा मारा है। इसके साथ ही चर्चा करेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष की, यानी उनके चुनाव को लेकर क्या सवाल हो रहे हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गाड़ी चलती रहे। हम लोग अपने घर में अपने छोटों को हमेशा ये सिखाते हैं कि देखो, अच्छे दोस्त बनाना, बुरे लोगों की संगत मत करना, क्योंकि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। यानी संगत बुरी हो गई तो बदनामी और बर्बादी के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। बहरहाल, मोदी जी ने पहले जिसे भाई बुलाया उसने देश की जनता को चूना लगाया, और अब जिसे छोटा भाई बुलाते हैं वो चूना, कत्था, जर्दा सब एक साथ लगाते हैं, और लगाने के बाद पान खा के पलट के देश की जनता पर ही थूकते भी हैं, और संविधान के मुंह पर भी थूकते हैं। जी हाँ, भारत का संविधान और उसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो हमें बताता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है, अंधविश्वास को दूर करना है, मूर्खता को मिटाना है। लेकिन आप जरा सोचिए कि टोपी पहनाने, फ्रॉड करने, अंधविश्वास फैलाने पर यदि देश का प्रधानमंत्री आपको छोटा भाई बुलाए, बड़े बड़े मंत्री, नेता, सांसद आपका पैर छुएं, पांव धोएं, आरती उतारें, तो क्या आप संविधान की तरफ देखेंगे? क्या उसको सुनेंगे? क्या आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेंगे? अरे यही काम तो धीरेन्द्र ने भी कर दिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया गया कि अजीब अजीब हरकतें और उल्टे सीधे दावे करने वाला ये धीरेन्द्र किसी कार्यक्रम में हजारों लोगों को जुटा के बैठा था, और उसमें ढेर सारी महिलाएं पागलों की तरह हरकतें करते हुए भाग रही हैं। कोई जीभ चिढ़ाते हुए जीभ निकाल कर भाग रही है, कोई अलग अलग पोजीशन में भूत प्रेत की नौटंकी करते हुए भाग रही है मंच की तरफ। आपने वेब प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वेब सीरीज देखे होंगे जिसमें ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है फिल्मों में अलग अलग। एकदम वही वाली एक्टिंग धीरेन्द्र के कार्यक्रम में ये महिलाएं और पुरुष कर रहे हैं। हॉलीवुड वाले ध्यान दें, अगर ज़ॉम्बीज से जुड़ी हुई कोई फिल्म भविष्य में बनानी हो तो धीरेन्द्र के चिंटुओं से संपर्क करें। बहुत सस्ते रेट में थोक के भाव यहाँ पर ज़ॉम्बी मिल जाएंगे, यानी ज़ॉम्बी की एक्टिंग करने वाले मिल जाएंगे। अरे भाई, ऐसी ही एक्टिंग के दम पर तो धीरेन्द्र ने देश के मुखिया को भी खोपचे में ले लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब खोपचे में ही रहने वाले हैं। पप्पू यादव को ही ले लीजिए, पूर्णिया के सांसद हैं बिहार से। पत्रकारों ने इनसे धीरेन्द्र के बारे में कोई सवाल कर दिया तो पहले पप्पू यादव पूछते हैं कि ई कौन है। जब पत्रकारों ने कहा कि कथावाचक है तो पप्पू यादव कहते हैं कि अरे चोर है, उचक्का है, उसको कथावाचक बना रहे हो? क्या वो ओशो है? क्या वो आचार्य राम मूर्ति है? समझने वाली बात यह है कि हाल ही में यूपी के बांदा में RSS के एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र ने कहा था कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे, न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न रविदास वाले बचेंगे, और न तुलसीदास वाले बचेंगे, यानी कोई हिंदू नहीं बचेगा। देश को आज जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद की जरूरत है। अगर हिंदू जातियों में बटा रहा तो उसका नुकसान समाज को उठाना पड़ेगा। वैसे बात तो सही है, जातिवाद बहुत बुरी चीज है, एकदम मिटा देनी चाहिए। जाति देखकर न किसी को टिकट देना चाहिए, न वोट देना चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। मगर सवाल यह है कि जब पहलगाम की घटना होने वाली थी तो हनुमान जी से डायरेक्ट फोन पर बतियाने वाले धीरेन्द्र ने अपना राष्ट्रवाद क्यों नहीं दिखाया? क्यों राष्ट्रवाद को छुट्टी पर लेकर चला गया? अरे पहले बता देते तो कम से कम 50 भारतीयों की जिंदगी बच जाती, और धीरेन्द्र के बड़े भाई इंटरनेशनल बेइज्जती से बच जाते। न पहलगाम की घटना होती, न ऑपरेशन सिंदूर होता, न सीज फायर करना पड़ता, न ट्रंप चचा बार बार
धीरेन्द्र के बड़े भाई को चिढ़ाते। बताइए छोटे भाई का राष्ट्रवाद कितना हल्का पड़ गया। मगर मूल सवाल ये है कि देखिए धर्म के नाम पर ये लोग किस तरह से आपको टोपी पहनाते हैं। तिरंगे में चांद घुस जाएगा। बताइए इस बात का कोई तुक है क्या? क्या तिरंगा या चांद किसी की बपौती है? तिरंगा हर भारतीय का है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, चांद तो पूरी दुनिया का है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान। जिस चांद को देखकर कोई ईद की तारीख तय करता है, उसी चांद को देखकर कोई अपने पति की लंबी उम्र की कामना करता है। कोई चांद में मामा देखता है तो कहीं चांद जैसे चेहरे पर कोई बिंदिया सितारा देखता है। जिस चांद से अब तक हम मोहब्बत को जोड़ते आए हैं, उसी चांद में चिंटुओं के चौधरी कैसे नफरत ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी कायदे से निहार लीजिए। सवाल यह है कि धीरेन्द्र जिस राज्य से आता है, उसी राज्य में अभी हाल ही में गंदा पानी पीने से लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग बीमार हुए। जरा पता लगाइए इस व्यक्ति ने क्या उस मामले पर भाजपाई सरकार से सवाल किया? क्या अपने राज्य के लोगों की मौत पर कोई सवाल किया? क्या आलोचना की? क्या वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा? किसी मंत्री, विधायक, सांसद से पूछा कि तुम्हारे रहते ये मौतें कैसे हो गई? और इसलिए क्योंकि गलती से अगर इसने ऐसा कर दिया तो अगले दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबसे भेंट मुलाकात हो सकती है और उचित स्थान पर भेजे जा सकते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री को पप्पू यादव ने उनके चरित्र के नाम से बुलाया है। पहले भी किसी इंटरव्यू में पप्पू यादव ने धीरेन्द्र को लफुआ कहा था। कहने लगे कि आज समाज में कई लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो धार्मिक मंचों का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यानी टोपी पहना रहे हैं। ऐसे बाबाओं को डुबकी लगा के मर जाना चाहिए। वैसे आपको याद होगा कुंभ मेले में जब भगदड़ हुई तो योगी सत्ता की विफलताओं पर सवाल करने की बजाय, आलोचना करने की बजाय, इस्तीफा मांगने की बजाय धीरेन्द्र ने कह दिया कि जो मर गए उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। सवाल यह है कि मोक्ष की प्राप्ति हमेशा गरीब और आम लोगों को ही क्यों होती है? कोई भाजपाई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या ऐसा कोई बाबा खुद मोक्ष की प्राप्ति में शामिल क्यों नहीं होता? क्या ये लोग इतने पापी हैं कि भगवान इनको नहीं बुलाते? भगदड़ में मारे गए ज्यादातर लोग गरीब थे, सामान्य परिवारों से आते थे। आज पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने धीरेन्द्र को सीधे सीधे चोर और उचक्का कहा है। वैसे एक अंदर की बात बताएं, इस तरह के जितने भी लफुआ बाबा हैं, पप्पू यादव की भाषा में चोर उचक्के हैं, वो सब काफी मोटा पैसा देते हैं मीडिया वालों को ताकि आपका उन पर फोकस बना रहे। आप कभी ध्यान दीजिए, बड़े बड़े संस्थान इनकी छोटी छोटी हरकतों को भी कवर करते हैं। इनके नाम में इतने ज्यादा सम्मानजनक शब्द जोड़ देंगे मानो ये अवतार ही हैं, नॉन बायोलॉजिकल। आज फलाने बाबा फला जगह गए, फलाना ढिमकाना, ये किया वो किया, ये बोले, ऐसे नहाए, ऐसे कूदे फांदे। आपको लगता है कि ये सब खबर है, मगर वो खबर नहीं होती, वो होता है पैसे का लेन देन, यानी प्रचार। वैसे पप्पू यादव ने एक और तथाकथित कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय को भी लपेट दिया लगे हाथ। कहने लगे कि उसकी शादी में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 500 वीआईपी मेहमान बुलाए गए। अरे भारत को कृष्णवादी बनने दो, गुरु नानक के पथ पर चलने दो, बुद्ध के पथ पर चलने दो, अम्बेडकरवादी बनने दो, भारत को ढोंगीवादी क्यों बना रहे हो? आप लोग यानी पत्रकारों से सवाल कर रहे थे। मगर सवाल तो ये है कि हे पप्पू यादव, कृष्णवादी, गुरु नानक के पथ पर, बुद्ध के पथ पर और अम्बेडकरवादी बनने पर तो इस देश में एक ही उचित स्थान मिलता है और वो है जेल। कृष्णवादी बनेंगे, प्रेम करेंगे, प्रेम की भाषा बोलेंगे तो किनारे लगा दिया जाएंगे, क्योंकि बाजार नफरत की है। नफरत की बाजार में प्रेम की बात कौन सुनेगा? गुरु नानक के पथ पर कितनी देर चल पाएंगे? बुद्ध के पथ पर चलेंगे तो शांति की बात करनी होगी और शांति की बात से निपटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ तो अशांति से सत्ता मिलती है। और गलती से अगर अम्बेडकरवादी बन गए यानी अपने हक और अधिकार की बात करने लगे तो फिर वही होगा जो सोनम वांगचुक का हो रहा है। कुछ महीने पहले सोनम वांगचुक कह रहे थे कि मैं जेल जाने से डरता नहीं हूं, मुझे लगता है कि मेरा जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा, क्योंकि देश नजारा देखेगा कि जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज ने जिस व्यक्ति को सम्मान दिया, अवार्ड दिया, डिग्रियां दी, उस व्यक्ति को मोदी सरकार जेल में डाल रही है, वो भी लद्दाख का अधिकार मांगने को लेकर। तो जैसे ही वांगचुक ने अधिकार मांगा, अमृतकाल में उचित स्थान पर भेज दिए गए। अब वांगचुक साहब को कौन बताए कि वो गलत थे? शायद वो देश को समझ नहीं पाए। देश कोई नजारा नहीं देखेगा। अमृतकाल में देश अंधा, गूंगा, बहरा सब कुछ हो गया है, साथ में लूला भी। सोचिए, इतने महीने से सोनम वांगचुक को उठाकर जेल में रखा गया है, सड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख वाला खेल खेल रहा है और देश को अंधविश्वास में ढकेलने वाला प्रधानमंत्री का छोटा भाई बन जाता है। और प्रधानमंत्री के छोटे भाई को पप्पू यादव चोर, उचक्का, लफुआ बता रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है। आइए अब जरा भक्तों और चिंटुओं को झटका देने वाली खबर देखिए। आप अक्सर देखते होंगे अवैध मदरसा के नाम पर चिंटुओं और चिंटुओं की विचारधारा वाली सरकार के लोग कैसा माहौल बनाते हैं। इस देश में अवैध दूध, पनीर, दही बनाने वाली फैक्ट्री चल सकती है,
चलती है। अवैध शराब भी धड़ल्ले से बनती है, बिकती है, पीते हैं लोग, मरते भी हैं। और तो और अवैध दवाइयां भी, सिरप भी बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। मगर सारी लड़ाई देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा खतरा खाली अवैध मदरसे से है। वहां न जाने कौन सा आइटम बम बन रहा है। और जब आप उसमें ढूंढेंगे कि अवैध क्या है तो शायद ही कुछ मिले जो अवैध कहने के लायक हो। मगर आसान भाषा में कहें तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंटुओं के साथ साथ चिंटुओं के चाचा को भी जोरदार झटका दिया है। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने मई 2025 में बिना मान्यता के चल रहे एक मदरसे को सील कर दिया, यानी बंद कर दिया। मगर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती स्थित मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के मामले में एक बहुत जोरदार और स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने सील करने वाले आदेश को रद्द कर दिया और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि मदरसा चलाने के लिए सरकारी मान्यता अनिवार्य नहीं है, विशेष रूप से तब जब तक कि मदरसा राज्य से यानी सरकार से किसी तरह की सहायता या ग्रांट न ले रहा हो, न मांग रहा हो, और यदि मान्यता भी नहीं मांग रहा हो। यानी अगर मदरसा सरकार से ग्रांट नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, मान्यता नहीं मांगता, तो फिर उसके लिए किसी मान्यता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे शैक्षणिक संस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षित हैं। यानी भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का जो आर्टिकल 30 है वो इस तरह का शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति देता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि मदरसे पर जो सील लगाई गई है उसको 24 घंटे के भीतर हटाई जाए। यानी घूम घूम के गली मोहल्ले में मदरसा ढूंढ ढूंढ के जो चिंटू उन्हें बंद करवाने का ठेका चला रहे थे, अब वो बेचारे संकट में आने वाले हैं। वैसे पिछले दिनों हमने आपको मध्य प्रदेश की वो कहानी सुनाया था कि कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी जमीन पर अपने पैसे से नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के लिए स्कूल बनवा रहे थे गांव के बच्चों के लिए। कुछ चिंटुओं ने अफवाह फैला दिया कि मदरसा बना रहा है, तो एमपी के प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, जबकि उस व्यक्ति का कहना था कि मेरे गांव में तो खाली 3 मुस्लिम परिवार हैं, मदरसा बना भी दूं तो पढ़ाऊंगा किसको, मैं यहाँ मदरसा नहीं बल्कि स्कूल बनवा रहा था। एमपी बोर्ड से मान्यता मुझे चाहिए थी, मैंने पहले ही मान्यता के लिए अप्लाई भी किया है ताकि यहाँ एक छोटा सा स्कूल बना दूं, गाँव के बच्चे यहीं पर पढ़ सकें, दूर न जाना पड़े। और मध्य प्रदेश के नफरती अधिकारियों की कार्यस्थानी ने मुस्लिम व्यक्ति को इतना दुखी कर दिया कि उनके आंसू छलक पड़े और कहने लगे कि अब भैया स्कूल वगैरह नहीं बनाऊंगा। आप खुद ही कल्पना करिए कि इस तरह की जबरदस्ती, ज्यादती, बेरहमी होने पर कैसा महसूस करेंगे। आइए अब इस खबर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक समारोह में नितिन नवीन को औपचारिक रूप से अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। जी हाँ, 75+ वाले हमारे पीएम भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बीजेपी में अध्यक्ष बनने वाले यानी इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं नितिन नवीन। मगर अब लोग सवाल यह भी करने लगे हैं कि बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनाया है तो क्या दुनिया की सबसे अमीर और बड़ी पार्टी, तथाकथित बड़ी पार्टी के भीतर अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव हुआ? जरा सोचिए, प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर दावा करते हैं कि हम लोकतंत्र की अम्मा है, तो क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि जब उनकी पार्टी में सबसे ऊंचे पद पर एक व्यक्ति को बिठाया जा रहा है तो क्या उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया? क्या चुनाव हुआ? अगर हुआ तो कितने कैंडिडेट थे? यदि कोई चुनाव लड़ने आगे नहीं आया तो फिर क्यों नहीं आया? क्या इतनी बड़ी बीजेपी में अध्यक्ष पद का कोई उम्मीदवार नहीं है? कोई नहीं चाहता कि हमको वो कुर्सी मिल जाए? और यदि नहीं था तो सोचिए कि भाजपा के भीतर हालात कितने खराब हैं। क्या तानाशाही चल रही है? जो बीजेपी पिछले 3 टर्म से इतने बड़े देश की सत्ता में है, दर्जन से अधिक राज्यों में उसकी सरकार है, वहां अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होता। लोग अपनी इच्छा से नहीं चुनाव लड़ना चाहते या फिर कोई डर है, कोई दबाव है? जिस पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उस कांग्रेस के भीतर तो अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, सबको पता चलता है, बाकायदा पता चलता है कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, कितने वोट किसको मिले। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर पार्टी के भीतर किस हिसाब से अध्यक्ष बनाया जाता है किसी को कुछ आता पता नहीं चलता। अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में लोग अध्यक्ष पद पर बैठना नहीं चाहते। अरे मंडल अध्यक्ष बनने के लिए तो इतनी मारामारी है और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं बनता। वैसे आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।